आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति पर, जो विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और जो बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 1774 में जब लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठता है तो राजकोष खाली पाया जाता है, मतलब राजकोष खाली रहता है और फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे जो था वो क्या था, फ्रांस की मुद्रा थी। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही फ्रांस की मुद्रा जो थी वो लिब्रे थी। 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। और 20 वर्ष की उम्र में जब लुई 16 20 साल का था तो उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनेट से करा दिया गया। और अमेरिका में जो ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे, अमेरिका में ब्रिटेन जो था वो 13 उपनिवेश को कब्जा किया था। तो जो फ्रांस था वो अमेरिका के उपनिवेश को छुड़ाने में अमेरिका की मदद की थी ब्रिटेन से। तो जिससे फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का और भी कर्जा गया। तो मतलब 12 अरब लिब्रे का कर्ज फ्रांस के ऊपर था। और राजशाही जो ठाट व्यवस्था था उसमें बेफिजूली के जो खर्च थे वो अतिरिक्त थे। और इन सबका वहन 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहले वर्ग में जो पादरी लोग थे और दूसरे वर्ग में कुलीन लोग थे, इनसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। इन लोगों के पास जन्मजात कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो तीसरे वर्ग के पास नहीं था। और जो तीसरे वर्ग के लोग थे वही लोग कर देते थे। तीसरे वर्ग में जूते बनाने वाले समृद्ध लोग भी थे, शिक्षित लोग भी थे तीसरे वर्ग में। तो लगभग 90% जमीन जो थी, 90% जमीन पर किसान खेती करते थे, जिसमें 60% जो जमीन थी, 60% जो जमीन था वो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग और अमीर लोगों के पास था। तो 1715 ईस्वी में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी, जबकि 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। तो अनाज के उत्पादन की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, जिससे क्या होता है, पाव रोटी के मांग में बहुत ज्यादा, मतलब पाव रोटी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। और डिमांड तो होगा ही क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी। तो अब हम लोग चलते हैं कि इन सभी खर्चों को वहन करने के लिए जो लुई 16 थे वो 5 मई 1789 को नया कर लाने के लिए वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर सभा को बुलाते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो एक राजनीतिक दल था। और जो कर होता है, कर में वृद्धि करने के लिए जो है वो जो राजा होते थे, जो सम्राट होते थे, वो अपने मन से नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेटर सभा को बुलाना पड़ता था। और तीनों वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरे वर्ग के जो लोग थे, उन सभी लोगों को उस पर अपनी रजामंदी देनी होती थी। तो ये इसके पहले 1614 ईस्वी में ये चीज हुआ था। उसके बाद कर बढ़ाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो 5 मई 1789 को लुई 16 जो है वर्साय के महल को सजाते हैं और तीनों एस्टेट के जो लोग होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। तो पहले और दूसरे से 300 लोग आते हैं और तीसरे से 600 लोग आते हैं, जिनका नेतृत्व जो कर रहे थे वो समृद्ध और शिक्षित लोग कर रहे थे। तो ये जो समृद्ध और शिक्षित लोग थे, ये लोग लुई 16 जो राजा थे, सम्राट थे, उनसे कहते हैं कि इस सभा में जितने लोग भी उपस्थित हैं उन सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाए और सबका मत बराबर हो। तो राजा जो थे लुई 16 वो इस चीज को इनकार कर देते हैं। तो जिससे जो तीसरे वर्ग के जो लोग होते हैं, तीसरे एस्टेट के जो लोग होते हैं, वो लोग नाराज होकर क्या होते हैं, उस महल को छोड़कर बाहर चले आते हैं। जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो लोग अपने आप को फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को वर्साय के इंडोर में टेनिस कोर्ट की सभा में सब लोग एकत्रित होते हैं, 20 जून 1789 को। और ये लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं। जो तीसरे एस्टेट के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। और उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली तब तक भंग नहीं होगा जब तक हम राजा की शक्तियों को क्या करते हैं, कम नहीं कर देते हैं। और इनका नेतृत्व आबेसिये और मिराबो कर रहे थे। मिराबो जो था वो खुद ही एक कुलीन था, लेकिन वो जो विशेषाधिकार प्राप्त वाला जो था उससे वो खुद ही खुश नहीं था। और जो आबेसिये थे वो पादरी वर्ग का था। और वो खुद कहता है कि तीसरा एस्टेट क्या है। उसने एक पुस्तक लिखा था कि तीसरा एस्टेट क्या है।
तो 14 जुलाई पे हम लोग चलते हैं। 14 जुलाई 1789 को जो लुई 16 थे वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि शहर की ओर क्या करो, प्रवेश करो। तो वहां पर एक अफवाह सा फैल जाता है कि हो सकता है कि जो सम्राट है वो गोली चलाने का क्या कर दे, आदेश दे दे। तो इसके लिए लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो होता है, बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा हो जाता है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो होता है आक्रोश हो जाता है, और वो लोग जो बास्टिल का जो उनके घृणा का केंद्र था उसको ढा देते हैं, और उसमें 7 कैदी थे जिनको छुड़ा लिया जाता है, और उनके जो किला के जो भी चीजें थे उन लोगों को बेच दिया जाता है जो उसको स्मृति के तौर पर रखना चाहते हैं। और इसी समय जो सेंसरशिप था वो राजा के द्वारा जो था वो हटा दिया जाता है। सेंसरशिप जो था मतलब जो पत्रकार जो थे, चाहे जो भी लोग थे, जो भी पत्रिका थी वो तब तक नहीं छप सकती थी जब तक राजा के अधिकारी उस पर राजा के जो अधिकारी थे उसको छापने का आदेश न दे दे, तब तक वो पत्रिका छप नहीं सकती थी। तो सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली की रात में कर, कर्तव्य एवं बंधन उन्मूलन को पारित कर दिया गया, और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, और जो धार्मिक कर था टाइड उसे भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और एक टाइल कर था जो क्या था, ये जो भी कर थे वो तीसरे वर्ग के जो लोग थे वही लोग इसका वहन करते थे, पहले दूसरे को कोई भी प्रकार का कर वर नहीं देना पड़ता था। तो टाइल जो था वो सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर लिया जाता था, और तंबाकू और नमक पर भी अप्रत्यक्ष कर लगता था। तो 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, कर, कर्तव्य एवं बंधन उन्मूलन को पारित कर जो पादरी वर्ग थे उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, धार्मिक करों को समाप्त करके, और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, जिससे सम्राट को 20 अरब लिब्रे का क्या मिलता है, 20 अरब लिब्रे प्राप्त होता है उनकी संपत्ति से। तो जो नेशनल असेंबली के जो तीसरे एरिस्टोटल के लोग थे जो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किए थे, उनको लुई 16 के द्वारा 1791 में संविधान बनाने का परमिशन दे दिया जाता है। लेकिन वो साइड से प्रसा के राजा से क्या कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था। तो जो 1791 का कार्यकाल था उसमें लोग राजनीतिक क्लब में इकट्ठा होने लगे, महिलाएं भी अपना क्लब बनाकर एकत्रित होने लगी, और सरकार के जो कार्य थे उस पर चर्चाएं होती थी, और क्या क्या सुधार किया जाए उन सब चीज़ों पे बात चलता था। तो उस समय एक जैकोबिन क्लब था जो सबसे ज़्यादा उभर कर आया। ये जो क्लब था जैकोबिन, इसमें कम समृद्ध लोग थे, जैसे कि जूता बनाने वाला, छोटे व्यापारी थे, पेस्ट्री बनाने वाला था, अखबार छापने वाला था, और दिहाड़ी मजदूर सब इसमें शामिल थे। और इनका जो नेतृत्व कर रहा था वो मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर कर रहा था। और जो जैकोबिन क्लब जो था इसका नाम भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। और जो रॉबेस्पियर जो था, इसके जो लोग थे, जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, इसमें जो बड़े लोग थे वो गोदी कामगारों की तरह क्या करते थे, लंबी पतलून होती है ना, धारीदार पतलून पहनते थे। और ऐसा पहनने के पीछे कारण ये था कि जो लोग कुलीन लोग थे, देखिए पादरी लोगों के तो जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था 4 अगस्त 1789 को, लेकिन कुलीन लोग जो थे इनके पास जो विशेषाधिकार था वो अभी भी वैसे ही था। तो ये लोग घुटन्ना पहनते थे, बीचेस, तो मतलब तो उनसे अलग दिखाने के लिए और उनको ये दिखाने के लिए कि अब तुम लोग का शासन बहुत ही जल्द क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो इसके लिए लोग क्या करते थे, धारेदार लंबी पतलून पहनते थे। इसीलिए जो जैकोबिन क्लब के लोग थे इनको सौकुलात कहा जाता था। सौकुलात का मतलब क्या होता है, बिना घुटने वाला। सौकुलात का मतलब क्या होता है, बिना घुटने वाला। और ये लोग लाल टोपी पहनते थे और दिखाते थे कि हम लोग स्वतंत्र है, लेकिन महिलाओं को लाल टोपी पहनने का अधिकार नहीं था। तो 1792 के अप्रैल में संविधान में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि जो आस्ट्रिया और प्रसा पर ये लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो वहाँ की जो जनता थी उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई कि ये सम्राट के विरुद्ध है और कुलीनों के विरुद्ध है, जिससे उन लोग के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। तो उसी में एक लेखक थे राजेट दी लाइन, उन्होंने क्या लिखा, मार्शले लिखा, जो बाद में चलकर क्या हुआ, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत हुआ मार्शले, राष्ट्रीय गान मार्शले। तो
1792 में 10 अगस्त को क्या होता है कि जो खाद होती है, खाद के मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी जाती है, जिससे जनता के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश हो जाता है। जो जैकोबिन क्लब का जो रोबोस्पियर था वो क्या करता है, ट्यूलेरिया जो महल था, ट्यूलेरिया महल जिसमें सम्राट और उनके लोग रहते थे, तो उनके सैनिकों को मार दिया और सम्राट को कैद कर लिया, राजा लुई 16 को कैद कर लिया। और क्या होता है, असेंबली उनको क्या करती है, जेल में डाल देती है। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में चुनाव होता है और हर व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार रहता है। प्रत्येक व्यक्ति वोट डालते हैं और जो फ्रांस होता है वो राजतंत्र से गणतंत्र हो जाता है। कब? 21 सितंबर 1792 को। और जो असेंबली थी उसका नाम कन्वेंशन कर दिया जाता है। और जो लुईस 16 था उसको 21 जनवरी 1793 को प्लेस ऑफ ला कानकार्ड में फांसी की सजा दे दी जाती है। और जो ऑस्ट्रिया की रानी थी एंटोनेट, उनका भी हश्र बाद में ऐसा ही होता है। तो जो 1793 से 1794 का दौर था उसे आतंक का युग कहा गया, क्योंकि जो रोबोस्पियर था अब वो बहुत ज्यादा त्राहिमाम करने लगा। जो लोग उसके विरोधी थे जैसे कुलीन वर्ग के, पादरी वर्ग के और जो अन्य लोग जो थे धनी वर्ग के, जो उसका विरोध करते थे, उन पर क्रांतिकारी उनके ऊपर केस चलाता है। और अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनको, मतलब वो दोषी पाए जाते थे तो उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। और जो सफेद आटा था, सफेद आटा पर उसने क्या किया, रोक लगा दिया। और साबुत से बनी जो आटा था, साबुत से बनी जो गेहूं के आटे थे, जिसे समानता का प्रतीक माना जाता था, इसे प्रत्येक व्यक्ति को खाना अनिवार्य कर दिया था। और संविधान में संशोधन कर मजदूरी को बढ़ा दिया था। और जो किसान लोग थे उन्हें अपनी जो भी उपज है वो सरकार को ही बेचने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे जो उसके लोग थे वो खुद ही, उसके जो लोग थे वो त्राहिमाम हो गए। उससे इतने परेशान हो गए कि उसके ऊपर मुकदमा चलता है और वो दोषी पाया जाता है। और जुलाई 1794 को उसको भी गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका भी सर कलम कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो शासन की व्यवस्था थी वो मध्य वर्ग के पास आती है। तो मध्य वर्ग के जो लोग थे वो सोचे कि अगर हम लोग भी ऐसे ही, मतलब रोबेस्पियर की तरह एक कार्यपालिका वाला शासन चलाएंगे तो हम लोग के साथ भी ऐसा हश्र होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 5 डायरेक्टरी, मतलब 5 लोगों का शासनकाल, मतलब 5 लोग मिलकर अब शासन को चलाएंगे। और फिर क्या करते हैं, फिर वही चीजें हो जाती है, फिर संशोधन कर देते हैं वो। और संशोधन करने के बाद मतलब वही लोग वोट दे सकते हैं जो 3 दिन की मजदूरी दे सकते हैं, और अन्य जो भी चीजें हैं वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। महिलाओं को वोट देने से फिर वंचित कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले हम उसे देख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका उदय होता है। क्योंकि ये जो मध्य वर्ग के लोग थे ये लोग सही से शासन चला नहीं पाते हैं। 1794 में दास प्रथा का अंत हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाता है, क्योंकि 1804 में नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो फ्रांस का सम्राट बनता है और वो फिर से दास प्रथा को क्या कर देता है, शुरू कर देता है। दास प्रथा का प्रारंभ कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट। और वो जो खुद को फ्रांस का आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था, जिसने नापतोल को मतलब सही से लाने के लिए उसने दशमलव पद्धति का प्रयोग किया। लेकिन 1815 ईस्वी में ये वाटरलू के युद्ध में हार जाता है। 1815 में ये वाटरलू के युद्ध में क्या होता है, नेपोलियन जो था वो हार जाता है। और लेकिन 1848 में फ्रांस से जो दासों का जो क्रय विक्रय था उसको पूरे तरीके से क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया जाता है। और 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। सोचिए 1946 में वोट देने का अधिकार मिलता है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो पेपर में बार बार रिपीट करता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टू टिटाइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक थी उसे जॉन लाक के द्वारा लिखा गया था, जिसमें वो राजा की निर्कुश शक्ति और दैवी शक्तियों की बात लिखा था। द स्प्रीड ऑफ लॉज जो है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात जो है मॉन्टेग्यू ने किया था,
जो रूसो की पुस्तक थी सोशल कॉन्टेक्ट जो था, वो रूसो की पुस्तक जिसमें उसने लोकतंत्र की बात कही थी। और जान पाल मरा जो था, जनता का मित्र, लामा द पल्स जान पाल मरा के द्वारा लिखा गया था। राजेश डिलाइट के द्वारा मार्शली लिखा गया था, जो बाद में चलकर वो राष्ट्रगान बनता है वहाँ का। और जो वहाँ के जो मतलब जो चीज़ें थी, मतलब लाल फाइजरी टू टिटाइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक थी, वो जॉन लॉक के द्वारा लिखा था, जिसमें वो सरकार की दैवी शक्ति और निर्कुश शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। द स्पीड ऑफ लॉज में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में मॉन्टेग्यू वर्णन करते हैं। और रूसो ने सोशल कॉन्टेक्ट में लोकतंत्र की बात कही थी। समानता स्वतंत्रता की बात जो है जॉन लॉक, जॉन जैक और रूसो के द्वारा कहा गया था। राजेश डिलाइट के द्वारा मार्शली लिखा गया था। और जो लामा द पल्स जनता का जो मित्र था, उसको जॉन पाल मरा के द्वारा लिखा गया था। और जो आबेसिये थे वो लिखते हैं तीसरा एरिस्टोटल पुस्तक क्या है, मतलब तीसरे वर्ग क्या है, उस पर वो लिखते हैं। ठीक है, शाही सत्ता के बाद हम लोग आते हैं जो लिब्रे क्या था। लिब्रे फ्रांस का मुद्रा था जो 1794 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, लिब्रे को। टाइड जो था, टाइड जो था वो धार्मिक कर था। और जो टाइल था वो अप्रत्यक्ष कर था, और नमक और तंबाकू पर भी अप्रत्यक्ष कर लगता था। और इसका वहन तीसरे स्टेटल के, तीसरे जो वर्ग के जो लोग थे वही लोग इसका वहन करते थे। और जो डैनी वाली जो स्त्री थी वो कानून का मानवीय रूप था। लाल फाइजेरियन टोपी का मतलब था स्वतंत्रता के बाद दासों को पहनाए जाने वाला टोपी था। त्रिभुज के अंदर रोशनी का मतलब था ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। अपनी पूछ जो है मुंह में लिए मतलब क्या है, समानता का प्रतीक। और गठदार मतलब लोहे की जो गट्ठर, इसका मतलब क्या होता है, एकता का प्रतीक था वो। टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का प्रतीक, टूटी हुई जंजीर। एक बार हम रिवीजन फिर से कर लेते हैं। 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा करों में वृद्धि करने के लिए जनरल एरिस्टोटल की सभा को बुलाया जाता है, जिसमें तीनों वर्ग के लोग होते हैं। पहले और दूसरे से 300 लोग होते हैं और तीसरे से 600 लोग उपस्थित होते हैं, जिनका नेतृत्व, जो तीसरे वर्ग का नेतृत्व समृद्ध और शिक्षित लोग कर रहे थे। सभा में कारीगर और स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। तो ये जो वर्ग के जो लोग थे वो मतलब तीसरे वर्ग के जो लोग थे वो राजा से कहते हैं कि सभा में उपस्थित सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाए, और सबके मत बराबर। तो राजा इस बात को मना कर देता है, तो लोग गुस्सा होकर क्या करते हैं, गुस्सा होकर सभा को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके पहले 1614 इसमें अंतिम बार हुआ था कर के लिए, कि राजा ने कभी कर के लिए जनरल एरिस्टोटल की सभा बुलाई थी। तो 20 जून 1789 को वर्साय के इंडोर में टेनिस कोर्ट की सभा में वो लोग एकत्रित होते हैं, और वो लोग खुद को फ्रांस का प्रवक्ता मानते हैं, और खुद को लोग नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, और कहते हैं कि ये तब तक समाप्त नहीं होगा। कौन, तीसरे वर्ग के लोग, ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम सरकार की निर्कुश शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना लेते हैं। और इनका नेतृत्व तो आबेसिये और मिराबे कर रहे थे। मिराबो जो थे वो कुलीन वर्ग के थे, और आबेसिये जो थे वो पादरी वर्ग के थे। 14 जुलाई 1789 को सम्राट जो थे वो अपने सैनिकों को आदेश दे देते हैं शहर में प्रवेश करने का। तो एक अफवाह फैल जाता है कि सम्राट गोली चलाने का भी आदेश दे सकते हैं, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश भर जाता है, और लोगों का जो घृणा का केंद्र होता है बास्टिल का किला, उसको लोग ढा देते हैं। उसमें 7 कैदी कैद होते हैं, उन्हें छुड़ा दिया जाता है, और उसके जो अवशेष होते हैं वो उन लोगों को बेच दिया जाता है जो उसको स्मृति के तौर पर रखना चाहते हैं। 4 अगस्त 1789 को असेंबली की रात में कर्तव्य एवं बंधन उन्मूलन को क्या किया जाता है, पारित कर दिया जाता है, जिसमें पादरी वर्ग जो थे उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, और धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया जाता है, जिससे सरकार को 20 अरब लिबरे का फायदा होता है। 1791 में जो लुई 16 थे वो संविधान बनाने का क्या करते हैं, संविधान बनाने का आदेश नेशनल असेंबली को दे देते हैं। तो 1792 में अप्रैल में जो नेशनल असेंबली जो रहती है वो कहती है कि आस्ती और प्रजा पर हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो वहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। उसी समय राजेश डिलाइट जो है वो मार्सिले जो है वो लिखते हैं, और 10 अगस्त को जो है
10 अगस्त को जब खाद के मूल्य में वृद्धि होती है, खाद के दाम में वृद्धि होती है, तो लोगों के अंदर जब आक्रोश आता है तो उनका जो नेतृत्व रोबोस्पियर जो कर रहा था वो क्या करता है, राजा के महल पर ट्यूलेरिया जो था वहां पर अटैक कर देता है, उनके सैनिक को मार देता है, राजा को कैद कर देता है। तो बाद में असेंबली क्या करते हैं, राजा को जेल में डाल देती है, उनके ऊपर केस वेस चलता रहता है। तो 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस था वो राजतंत्र से गणतंत्र होता है और 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। जबकि 1791 में जब लुईस 16 जब थे तो वहां पर जब संविधान तैयार करने की बात कही गई थी तो 25 वर्ष से ऊपर के वही लोग वोट दे सकते थे जो 3 दिन की मजदूरी दे सकते थे, और महिलाओं को और अन्य नागरिकों को निष्क्रिय नागरिक का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन जब 1792 में जो 21 सितंबर को जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, उसमें 21 वर्ष से सभी वर्ग को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको मत देने का अधिकार दिया जाता है। मतलब प्रत्येक लोग वोट दे सकते हैं और जो फ्रांस होता है वो राजतंत्र से गणतंत्र हो जाता है। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस ऑफ ला कॉन्कॉर्ड में लुईस 16 को फांसी की सजा दे दी जाती है। और बाद में जो मैरी एंटोनेट थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, उनके साथ भी यही हश्र होता है। तो 1793 और 94 काल को क्या कहा जाता है पता है, आतंक का काल कहा जाता है। जो जैकोबिन क्लब का जो सदस्य जो था, वो नेता जो था मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर, जिसको 100 कुलात कहते थे, मतलब बिना घुटने वाला, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, लंबी पतलून पहनते थे धारीदार, और ऐसा पहनने के पीछे कारण ये था कि जो कुलीन वर्ग के लोग जो बीचेस पहनते थे, घुटन्ना पहनते थे, उनसे अलग दिखाने के लिए लोग ऐसा काम करते थे। तो ये क्या किया कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दिया, और जो किसान थे उनको उनकी जो भी उपज होती थी वो सरकार को ही बेचना, इसके लिए मजबूर कर दिया। और जो सफ़ेद आटा था, जो धनी वर्ग लोग खाते होंगे सफ़ेद आटा, तो सफ़ेद आटा पर उसने पूरे तरीके से पाबंद लगा दिया। और साबुत से बनी गेहूं की जो आटा थी, जिसे समानता का प्रतीक माना जाता था, वही सबके लिए खाना अनिवार्य कर दिया। और जो भी कुलीन वर्ग के, पादरी वर्ग के और अन्य राजनीतिक दल के जो लोग उसके विरोधी थे, उनके ऊपर वो क्रांतिकारी आंदोलन चलाता है, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सरकलम कर दिया जाता है। तो इसने अपने शासन को इस लेवल पर टाइट किया कि जो इसके सपोर्टर थे वो भी इसके शासन से त्राही हो गए, वो भी एकदम इससे परेशान हो गए। और इसके ऊपर भी जो है वो क्या होता है, कानून इसके ऊपर भी चलता है और ये भी दोषी पाया जाता है। और जुलाई 1794 को इसको भी क्या किया जाता है, गिलोटिन पर चढ़ाकर इसका भी सरकलम कर दिया जाता है। तो अब शासन जो है मध्य वर्ग के पास आ जाती है। तो वो लोग सोचते हैं कि जैसे जैकोबिन क्लब का जो रोबोस्पियर था, जो अकेले चलाता था, तो सारा दोष उसके ऊपर आया। तो अब क्या किया जाए, 5 लोगों का डायरेक्टरी, 5 लोग मिलकर इस शासन को चलाएंगे। और 1794 ईस्वी में आप देखेंगे तो दास प्रथा का अंत हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक चलता नहीं है। दास प्रथा का अंत हो जाता है और ये लंबे समय तक चलता नहीं। 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है तो ये पुनः क्या हो जाता है, ये पुनः वो शुरू कर देता है। और वो खुद को फ्रांस का आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था, और उसने दशमलव पद्धति भी शुरू की थी, जिससे कि नाप तौल की जो व्यवस्था है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गलत तरीके का इस्तेमाल न किया जा सके। और वाटरलू का जो युद्ध था 1815 में, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। 1848 ईस्वी में दास प्रथा पूरे तरीके से फ्रांस से समाप्त हो जाता है, और जो महिलाएं होती हैं उन्हें वोट देने का अधिकार 1946 में वोट देने का अधिकार मिलता है। जबकि आप देखेंगे तो अमेरिका में 1920 में, इंग्लैंड में 1928 में वोट देने का अधिकार मिलता है।